हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। देखो केमिस्ट्री में पहले 5 चैप्टर थे, ठीक है। 5 में से एक चैप्टर उठा दिया है। पहले कितने चैप्टर थे? 5, अभी 4 कर रखे हैं। और टोटल इसका जो नंबरिंग है वो कर रखा है 25 नंबर का। चैप्टर कितने? 4। चैप्टर 4 है, नंबर है 25। अब उसमें से हम पढ़ना है हमें कि जो 4 चैप्टर हैं 25 नंबर से कैसे होता है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसके प्रकार और उसका क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में हम उसको कैसे उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले ये देखना है हमें। जैसे लिख रखा है ना, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो कोई पदार्थ होता है, जो मैं लिख रहा हूँ फिर देख लेना आप साथ में, है ना। पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक तो ये हो गई। और दूसरी अभिक्रिया ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई पदार्थ, है ना, एक पदार्थ होगा किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से अलग हो। ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हमें देखो इसी ये बात देखनी है आपको। क्या देखा हमने? पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक देखो परिवर्तन क्या होता है। एक नाम है, देखो पदार्थ को पहले ये पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। 9th क्लास में पढ़ चुके ना पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। वह हर चीज पदार्थ होती है जिसे हम काम में लेते हैं। पेन एक पदार्थ है, कोई भी चीज लेते हैं, जैसे आपके पास तांबा है, लोहा है, शीशा है, ये सारे क्या है? पदार्थ। पानी, पानी भी एक पदार्थ है। कोई भी गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन है, अमोनिया है, सारी गैसें वो भी एक क्या पदार्थ होती है, ठीक है। पदार्थ होती है। तो पदार्थ में होने वाला उसके अंदर क्या होता है? रासायनिक जो नाम लिख रखा है वो आगे देखेंगे। परिवर्तन पता नहीं, और रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो परिवर्तन क्या होता है? मुख्यतः परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हम ये देखते हैं। परिवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक। यहाँ पे नाम है ना रासायनिक, ये रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। अब देखो भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है, इनके अलग अलग बारे में पढ़ते हैं। भौतिक क्या होता है? तो पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन, जो लिख रहा हूं देख लेना। पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हो। भौतिक अवस्था बदलती हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है। भौतिक अवस्था क्या क्या होती है ये ध्यान में रख लेना। भौतिक अवस्था होती है जैसे पदार्थ है, उसका आयतन कितना है ना, आकार, इसका आकार हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, आयतन हो गया, ये होता है। अब इसमें देखो एक नाम हो रहा है आपके पास, पदार्थ का भी पता चल गया क्या होता है, अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन। परिवर्तन का पता चल गया, बदलना। परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। एक पदार्थ होता है वो कैसे बदलता है, जैसे आपके पास बर्फ है, ठोस है ना, पत्थर के समान, बाहर रखेंगे बदल गए, पानी बन गई, बदल गया ना, पहले बर्फ था पानी बन गया। बदलने की जो क्रिया होती है ना वो परिवर्तन कहलाता है। हाँ, पदार्थ है ना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, वो क्या कहलाता है? परिवर्तन। परिवर्तन की परिभाषा पूछे ना तो क्या होता है? पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो क्या कहलाता है? परिवर्तन। अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था, अवस्था नाम आया आपके पास, देखो एक अवस्था नाम भी आया है, ये एक नाम हो रहा है अवस्था। अवस्था क्या होता है? पदार्थ की अवस्था क्या होती है? मुख्यतः पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 3 प्रकार मानी गई है। मुख्यतः जो पदार्थ की अवस्था वो कितनी मानी गई है? 3। 3 अवस्था होती है पदार्थ, क्या क्या होती है? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। पदार्थ की 3 अवस्था मानी गई है।
पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था मानी गई है? 3 अवस्था मानी गई है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, तो इन तीनों अवस्था में बदलाव होगा। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे मान लो कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है, कोई द्रव से गैस में बदल रहा है तो भी परिवर्तन हो रहा है, और गैस से ठोस में बदल रहा है तो परिवर्तन, या द्रव से ठोस में बदल रहा है तो भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही परिवर्तन कहलाता है। अवस्था होगी पदार्थ की, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन। और परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है? उसका आकार हो गया, रंग हो गया, रूप हो गया और आयतन हो गया। आकार, रंग, रूप और आयतन। जो पदार्थ आप पदार्थ ले रहे हो उसका आकार क्या है, आयतन कितना है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, अगर वो जाके बदल रहा है तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अवस्था पता चल गई, कोई भी अवस्था में हो सकता है पदार्थ। मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं, उसे समझ लेना आप। अब भौतिक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ कैसे होती है? देखो मान लो ये आपके पास बर्फ है, किसकी कौन सी अवस्था है? ठोस है कि नहीं है ना? रंग ऐसा रहेगा, आयतन देखो कितना कवर कर रखा है, इतना सा, और क्या नहीं किया, आयतन इतना है, ठोस है ना? एक अवस्था है ना ये, ठोस है। अब देखो इसको बदल रहे हैं, बाहर रखा किसी भी बर्तन में, प्याले में या थाली में वगैरह रख के बाहर रखते हैं, तो ये क्या हो गया? जैसे मान लो ये आपकी थाली है बहुत बड़ी, इसके अंदर यहाँ पे बर्फ रखी हुई है, अब धीरे धीरे पिघल के क्या होगा? ये पानी हो जाएगा चारों ओर। हुआ कि नहीं हुआ? पहले किस में था? ठोस में, अभी पानी हो गया। पानी किस में आता है? द्रव में। पहले किस में था? ठोस में, अब किस में आ गया? द्रव में। एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदली कि नहीं बदली? एक से दूसरी में आ गया ना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही परिवर्तन। परिवर्तन तो हो रहा है, अब कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक हो रहा है, रासायनिक हो रहा है, इसकी जांच करते हैं। हमने क्या लिखा? भौतिक अवस्था बदलती है। भौतिक अवस्था में क्या होता है? आकार। अब देखो इसका आकार कैसा था? ठोस के रूप में था ना, क्या होगा? द्रव में आया नहीं आया? द्रव में आ गया, आकार बदल रहा है, रूप बदल गया, ऐसा दिख रहा था, नीचे फैल गया। आयतन देखो इतना सा एरिया कवर कर रखा है। आयतन क्या होता है? वह पदार्थ जितना एरिया कवर करता है ना, वो उसका आयतन कहलाता है। तो इतना एरिया कवर कर रखा है। अब पानी में, थाली में रखेंगे, पानी बन गया, पानी बन के कितना पूरी थाली में आ जाएगा? वो तो आयतन में चेंज हो गया, तो सारी चीजें चेंज हो रही है ना। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। अब भौतिक परिवर्तन की एक विशेषता और भी होती है, ये क्या होता है? अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी। इसका भी ध्यान रख लेना। तो भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। और एक और होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। ये 3-4 इसकी विशेषता हो गई भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। अब अस्थायी क्या होता है? अस्थायी ऐसा होता है, जैसे मान लो आपका इधर अवस्था में है जल, क्या है? जल बन गया। अब इसको हम बर्फ, जल है, फ्रीज में रखेंगे, बाहर रखेंगे, या ठंडे मौसम में रखेंगे, या टेम्परेचर माइनस में रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वापस क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगी। बनती नहीं बनती? पानी है, पानी लिया, आपका जो फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज में रखेंगे, थोड़ी देर बाद या घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद में क्या होगा? उसका बर्फ बन जाएगी ना, अपनी पुनः अवस्था में वापस आएगा नहीं आएगा? है ना? तो एक विशेषता और भी हो गई, ये क्या है? वापस अपनी पुनः अवस्था में आते हैं, है ना? भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं। तो एक भौतिक परिवर्तन की एक विशेषता ये हो गई, देखो वापस आ भी रहा है, बदल भी रहा है। तो उत्क्रमण क्या होता है? वापस आना जाना। जैसे बर्फ से पानी बनाना, तो इसका चिन्ह हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इस ऊपर वाले चिन्ह का मतलब ठोस से बर्फ बन गई, और इस चिन्ह का मतलब पानी से वापस क्या बन रहा है? ठोस यानी बर्फ बन रही है। उत्क्रमणीय हो गया, अस्थायी बन रहा है, स्थायी थोड़ी ना है, बर्फ से जल बन गया, स्थायी नहीं रहा ना। ये थोड़ी ना, स्थायी क्या होता है? स्थायी वो हो गया वापस वापस पुनः उसी अवस्था में नहीं आता है। तो जल से वापस क्या बन रहा है? ठोस बन रहा है, अवस्था चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? अस्थायी हो गया। ये तो हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन के बारे में पता चल गया। परिवर्तन किसे कहते हैं? जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, परिवर्तन कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था मुख्यतः पाई जाती है। ठोस की विशेषता अलग होती है, द्रव की, गैस की अलग अलग होती है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था बदलती है। अब देखो रासायनिक में क्या होगा, इतना तो ये होना ही होना है, सेम ये परिभाषा रहेगी। पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल नाम नहीं आएगा ना, यहाँ तक तो ये परिभाषा रहेगी। भौतिक अवस्था के साथ साथ इसमें ये लिखना है, भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदलती है। रासायनिक अवस्था
भी बदलती हैं। पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था में बदलती है, वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक रासायनिक अवस्था क्या होती है? उसके रासायनिक गुणसूत्र होते हैं। रासायनिक अणुसूत्र होते हैं। रासायनिक अणु जो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले हैं, उसके अणुसूत्र बदल जाते हैं। जैसे कोयले का जलना, इसका एग्जाम्पल क्या है? कोयले का जलना, कोयला है, कोयले को हम जला रहे हैं, भट्टी में या कहीं पर डाल के जलाएंगे तो उसका राख हो गया। नहीं, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है, जलाएंगे तो ऑक्सीजन लगेगी और CO2 बन के बाहर निकल जाएगी। बनेगी नहीं बनी? अब कोयला जल रहा, राख बन गई, तो राख से क्या वापस कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। ये क्या होता है? स्थायी हो गया। स्थायी हो गया ना, एक से दूसरे अवस्था में बदल गया, वापस नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? वापस नहीं आएगा, स्थायी हो गया। और ये उत्क्रमणीय, मतलब वापस जाके वापस आ रहा है, उत्क्रमणीय होता है। और वापस बदल के वापस अगर पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। अनु उत्क्रमणीय बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो ये अनुत्क्रमणीय होता है, स्थायी होता है, भौतिक के साथ रासायनिक अवस्था भी बदलती रहती है। ये तो हो गया आपका परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया का छोटा सा रूप। आगे आप देखो, हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, परिवर्तन से रिपीट कर रहा हूँ ना। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर अवस्था से पूछे तो अवस्था तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है? उस पदार्थ का रंग, रूप, आकार और आयतन। ठीक है, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। एग्जाम्पल पूछे, जैसे बर्फ का जलना, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आपसे पूछे जैसे दही बनता है आपका, दही का बनना, अच्छा उस दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन होगा दही का बनना? बताओ। तो दही का बनना कैसा होता है? दही से, छाछ से क्या बना? दही। अब क्या दही से वापस दूध से दही बनता है? सॉरी, दूध से क्या बनता है? दही। अब दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बनेगा ना। तो ये क्या हो गया? रासायनिक। तो पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था के साथ साथ क्या होता है? रासायनिक अवस्था में बदलती रहती है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हो गया क्लियर? ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पूरा रासायनिक परिवर्तन होगा, ये ध्यान में रखना आपको। अब रासायनिक अभिक्रिया की एक दूसरी परिभाषा भी होती है, क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ, बोल रहा हूँ पूरी PDF मिल जाएगी आपको, है ना, बोल रहा हूँ लिखवा रहा हूँ। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, पहले टेलीग्राम पे जाके पूरी PDF डाउनलोड कर लेना, पूरी चैप्टर की, उसको देखना क्या लिखा और मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे DM मतलब मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम डिटेल से उसमें फिर से बात कर लेंगे। ये आपके लिए पूरी सुविधा रहेगी। ठीक है, तो हम देखते रासायनिक, जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ होता है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर, क्रिया करेगा, अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसके रासायनिक गुण धर्म अलग होते हैं और रासायनिक अणुसूत्र भी अलग होते हैं। तो ऐसे जो चेंज होता है, सब जो बदलने वाली क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हो गया? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। या कोयले का जलना, कोयले का जलना, देखो दोनों रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन में भी आ रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन में नहीं आ रहे क्या? मैग्नीशियम का फीता है, इसको जलाएंगे, राख बन गया, बना कि नहीं बना? उससे वापस तो ना प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको शब्दों में लिखो, देखो मैग्नीशियम है, ये मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जलने का मतलब क्या होता है? जलाना नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई आपकी, हुई कि नहीं? इसी प्रकार कोयले का जलना, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है, ये कोयला हो गया,
तो कहीं पे भी आपको केमिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी मिलता है ना, उसको जलाना, जलाने की अभिक्रिया, उसको जलाने से ये प्राप्त होता है, उसको जलाने में ये होता है। तो जलाने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। हवा लगाएंगे ना, हवा जलाएंगे तो फूंक मारेंगे, हवा लगेगी। हवा में क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजन। ये ध्यान में रखना आपको। जलाने में कहीं भी अभिक्रिया नाम आता है जलाने का, वहां पे क्या लिखना आपको? O2। अगर अणुसूत्र के रूप में या अणुसूत्र के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे? O2, है ना। कोयले का जलना मतलब कोयला प्लस जलाने को कर रहे हैं ऑक्सीजन, और जलाने पर क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये होती है रासायनिक अभिक्रिया आपकी। तो देखो रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन क्या बन रहा है? नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ा कि हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें भी पढ़ा जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से बिक्री करता है। पदार्थ क्या? मैग्नीशियम, है ना। अन्य पदार्थ ऑक्सीजन से बिक्रिया करके नया पदार्थ प्राप्त करता है, जिसके रासायनिक गुणसूत्र पहले वाले से सबसे अलग होते हैं, है ना। रासायनिक गुण बदल रहे होते हैं। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार ये कोयला है, जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अलग हो गया। ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब एक नाम और आता है रासायनिक समीकरण। एक नाम आएगा आपके पास रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? सिंपल सा बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कारक होते हैं ना, उसको उसके अणुसूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक या भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके अणुसूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। लिख देता हूं यहाँ पे क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके अणुसूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, हो गया। क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ, ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं। भाग लेने वाले पदार्थ को उनके अणुसूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसमें हमने क्या क्या भाग लिया? इसमें भाग लिया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भाग लिए। इसको क्या करना है? मैं क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या है? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। भाग लेने वाले पदार्थ को उसके अणुसूत्र के रूप में लिखना। अब इसके अणुसूत्र, मैग्नीशियम अणुसूत्र क्या होता है? Mg होता है, नहीं होता? भाग लेने वाले अणुसूत्र में लिख लेना। ऑक्सीजन में क्या होता है? प्लस का प्लस, ऑक्सीजन का O2। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है? MgO। लिखा कि नहीं लिखा? ये तीर का चिन्ह हो गया वापिस, Mg प्लस O2 प्लस MgO हो गया ना। मैग्नीशियम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये भाग लेने वाले पदार्थ है, उसको अणुसूत्र के रूप में लिखना। ये अणुसूत्र लिख दिया, इसके लिखने क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब ये आपकी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी आपकी? ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जो रेड कलर से लिखा है वो रासायनिक समीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे ये आपका, इसमें भाग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कोयला। कोयले में क्या होता है? कार्बन। भाग क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? O2। बनाया गया, तीर का चिन्ह आ गया, क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। कोई भी एक जिसमें भाग ले रहा है ना, उसको उसके अणुसूत्र के रूप में लिखना है। कोयले का जलना, जल का बनना। अब देखो जल का बनना कैसे होता है? जैसे जल का बनना होता है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनेगा? जल बनाएंगे। ठीक है। अब इसको इसके अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे, ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। अणुसूत्र क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होता है? H2, ऑक्सीजन O2, और जल क्या बनेगा? H2। ये लो, ये समीकरण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, वो हो गया। अब एक छोटी सी बात और आ गई जो रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू है। वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, दो चीज भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो तीर से पहले लिखे जाते हैं उसको तो अभिकारक बोलते हैं, और जो तीर के चिन्ह के बाद वाले बनने वाले जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें भाग लेने वाले पदार्थ जो तीर का चिन्ह, कहाँ है? तीर का चिन्ह देखो आप,
ये नहीं है क्या तीर का चिन्ह? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो तीर के चिन्ह वाले पहले हैं वो क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और तीर के चिन्ह बाद में बनने वाले उत्पाद है, भाग लेने वाले। सिंपल सी बात है, इतना सा ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब ये भाग ले रहे हैं, स्टार्ट हमने यहाँ से किया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जला रहे हैं, जलाने की प्रक्रिया यहाँ से हो रही है तो बनने वाला है ना। तो भाग लेने वाले जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? हमेशा अभिकारक। और उसको कहाँ पे लिखा जाता है? हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, ध्यान में रखना, हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। ये कौन सा भाग है मेरा? दायां, इस साइड दायां ना, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो भाग लेने वाले पदार्थ हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। और राइट साइड मतलब RHS, ये राइट साइड हो गया। और राइट साइड हमेशा क्या होता है? अभिकारक। याद रख लेना इस चीज को। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हमेशा क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिकारक को हमेशा किस साइड लिखेंगे? दाहिनी साइड लिखेंगे, ठीक है। जो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जितने भी अधिक होंगे उसके बीच में क्या लगाएंगे? हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर राइट साइड लिखते हैं। अब देखो मेरा राइट साइड कौन सा है? ये वाला, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट है। तो राइट साइड मैंने लिखा कि नहीं लिखा? ये लिखा अभिकारक Mg+O2 है ना, राइट साइड में तीर के चिन्ह से पहले भी आ रहा है। दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं ना। एक तो तीर के चिन्ह से पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है, एक जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो भी अभिकारक कहलाते हैं। दोनों चीज हो गए, ठीक है, दोनों हो गया। और बनने वाला उत्पाद, जो बनने वाला पदार्थ है, बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद को हमेशा किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट हैंड, मतलब LHS, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे। एल में लेफ्ट हैंड साइड, एल का मतलब लेफ्ट, एच का मतलब हैंड, और एस का मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। उत्पाद हमेशा किस में लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। और अभिकारक राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, हो गया। उत्पाद भी अगर दो या दो से अधिक है तो उसके बीच में भी क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर उत्पाद भी दो या दो से अधिक है उसमें भी लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 बनता है। अब देखो भाग लेने वाला पदार्थ है, इसको दहन कर रहे हैं हम, भाग लेने वाला पदार्थ है ना, कहाँ पे बन रहा है? तीर के चिन्ह से पहले आ रहा है, भाग लेने वाला पदार्थ भी है, तो ये क्या कहलाएगा? हमेशा अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। बन रहा है, बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बनने वाला जो पदार्थ है, नए पदार्थ बन रहा है ना, दो बन रहे हैं। देखो दो, एक से अधिक होने पर, एक था यहाँ पे भी एक है, प्लस का चिन्ह लगाया, एक से अधिक हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और ये देखो कितने बन रहे हैं? दो। और बन रहे कौन साइड है? लेफ्ट हैंड साइड बन रहे हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है? उत्पाद। ये ध्यान रख लेना। अब इतना तो पता हो गया आपको, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्पाद। अभिकारक कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और उत्पाद बन रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। इतना ध्यान में रखना आपको। राइट हैंड साइड में जो भी चीज आएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? अभिकारक, अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हो। और लेफ्ट हैंड साइड में उत्पाद, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया में कंप्लीट हो गया हमारा, रासायनिक परिवर्तन हो गया, अभिक्रिया हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, समीकरण पढ़ लिया, ये होता है। अब समीकरण भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं संतुलित। देखो आगे देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। है ना, आ रहा है? सब समझ में आ रहा चाहिए, आराम से पढ़ना है, आराम से देखना ना। अब पढ़ रहे हैं समीकरण की बात कर रहे हैं। और समीकरण किसकी बनती है? रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बनती है? रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो समीकरण है उसकी बात कर रहे हैं। समीकरण में यार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दो प्रकार की है, एक तो संतुलित भी हो सकती है, क्या हो सकती है? संतुलित। और एक हो सकती है असंतुलित, है ना। जो कच्चे असंतुलित अभिक्रिया होती है उसको एक कंकाली समीकरण भी बोल सकते हैं, कंकाली समीकरण। ये भी ध्यान में रख लेना। पूछ सकते हैं कंकाली समीकरण क्या होती है, ढांचा समीकरण क्या होती है। जो अशुद्ध समीकरण होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे जैसे मैग्नीशियम का चलो Mg+O2 और MgO, ये एक समीकरण है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। Mg+O2 MgO बन रहा है, समीकरण है ना। अब संतुलित है क्या असंतुलित है उसकी चेक करते हैं। अगर असंतुलित है, असंतुलित है, इसी जो अगर असंतुलित होगी उसको क्या बोले हम? कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण बोल सकते हैं।
इसको असंतुलित है, इसको फिर क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, मिला क्या, मिला ना, नहीं मिला, कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 और 2 तीन चीज है, यहाँ पे 1 और 2 दो ही चीज है, नहीं मिला, इसको संतुलित करते हैं, 2 है ना, इधर कितना है, 1, आपका जो भी दे रखा है ना, इसको सबसे पहले बॉक्स में ले लेना, आपको जो भी दे रखा है इसको ऐसे। अब इसमें चेंज करना है, और चेंज हमेशा आगे लगाना है, यहाँ पे चेंज करने की हमेशा जब भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, कभी भी संतुलित कर लेना लाइफ टाइम में, जिंदगी भर। जूनियर पढ़ लेना, जूनियर में साइंस लोगे, केमिस्ट्री 3 प्रकार की आएगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों में अगर रासायनिक अभिक्रिया आ रही है, फिजिकल में तो नहीं आएगी, ऑर्गेनिक अगर रासायनिक अभिक्रिया आ रही है तो इसमें संतुलित करने कहीं पे भी जाके कर लो, इंडिया में कर लो, बाहर कर लो, कहीं पे भी। तो आपको जब संतुलित करोगे हमेशा क्या करना है, जो आपको पदार्थ भाग ले रहा है उससे पहले लगाना है संख्या, पहले संख्या ना। जैसे एमजीओ है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो उसको कर लेंगे, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 लगाने से कोष्ठक के अंदर जो भी संख्या होती है उसको बाहर से गुणा करते हैं किसी संख्या से, तो पूरी कोष्ठक वाली संख्या गुणा होती है। तो एमजीबी कितना हो गया यहाँ पे 2, और ओ भी कितना हो गया 2, तो देखो ओ तो 2 मिल रहा है आपका, ये तो कट गया। एमजी कितना है 1, यहाँ पे 2 है, तो मान लो मैंने यहाँ से गुणा कर दिया, एमजी कितना हो गया यहाँ पे, एमजीबी कितना है 2 से 2 गया, सभी चीज बराबर है कि नहीं है, सभी चीज बराबर है। तो अभी देखो क्या बन गया इसका, 2 लगाने, इसको खोल के लिख दो, 2 mg प्लस और 2 MgO, ये आपकी संतुलित समीकरण होगी। ये क्या होगी, ये संतुलित समीकरण होगी। और जो संतुलित समीकरण होती है वो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस पे काम करती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ये आधारित होती है, ये ध्यान में रखना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, आएगा आपके चैप्टर में, पूछ सकता है 1 नंबर का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस पे आधारित होता है, तो ये याद रख लेना, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ना तो उसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिंपल सा है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, और ना ही उसको कम कर सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्लियर। तो दोनों क्या कहलाते हैं, रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उसकी संख्या, और जो द्रव्यमान है उत्पाद है, उत्पाद में जो अणु है उसकी संख्या कितनी होगी, हमेशा बराबर। देखो इसमें देखो mg 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, देखो यहाँ पे मिलान किया ना हमने, 2 2 2 और 2, मतलब ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक उत्पाद में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसकी संख्या में, या जो उसके अणु भाग लेते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। आज हम इतना पढ़ चुके हैं, कल हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब इसमें है क्या, देखो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा हमने, पढ़ चुके हैं संतुलित अभिकरण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब सिर्फ इसके प्रकार पढ़े हैं, प्रकार 7-8 प्रकार के हैं, वो हम कल प्रकार पढ़ेंगे। 2 दिन और में 3 या 4 क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। और अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके उसकी पूरी पीडीएफ, हाथ से लिखी पीडीएफ, हाथ से लिखी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। अगर हाथ से लिखी हुई चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, और कंप्यूटर से लिखी पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। ध्यान में रखना है इस चीज, ओके।